हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और भाई एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एसएसटी द प्राइस पजल एंड व्हाट ड्राइव्स द मार्केट का रैपिड रिवीजन। तो भाई एक बार फिर 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज पक्का 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। और मुझे पता है भाई कि तुम सबके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हें माइंड मैप चाहिए, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ मिलेगा। अब आज से ही, आज इसका रैपिड जा रहा है, शायद आज ही मैं डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दूंगा। और साथ में जो माइंड मैप हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी भाई? देख, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर तू जा, मेरे अकाउंट पर जा, मेरी प्रोफाइल में जाके देख, वहां पे पोस्ट में मैंने नोट्स डाल दिए हैं, माइंड मैप से जाने शुरू हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अब हाफ ईयरली आ रहे हैं, तुमने मैथ्स मुझसे पढ़ी, तुमने एसएसटी मुझसे पढ़ी, अब डाउट आ रहे हैं, तो भाई डाउट पूछने किसके पास जाओगे? अरे पढ़ा मुझसे है तो डाउट भी मुझसे ही पूछोगे। अब सवाल ये, भैया आप डाउट कैसे बताओगे? तो देख, मैंने उसके लिए एक इलाज निकाला है। क्या? अब जो भी तेरा डाउट आए तो मुझे सीधा मैथ का डाउट आ रहा है, सीधा उस सवाल की फोटो मेरे पास भेज इंस्टाग्राम पर। एसएसटी का कोई टॉपिक है जो तुम्हें लग रहा है छूट गया है, मैंने नहीं पढ़ाया, कोई सवाल है, सीधा मेरे पास भेज। अब मैं क्या करूंगा, देख, हमेशा तो मैं स्टूडियो में रह नहीं सकता। अब मैंने तरीका ये निकाला, मैं घर पे ही बैठ के एक छोटी सी रील बना दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट बना दूंगा और तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं पर बैठे बैठे दे दूंगा। ठीक है? तब जो भी डाउट आए सीधा इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, मैसेज करो, वहीं पर मिलूंगा, वहीं पर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है? इंट्रो काफी लंबा हो गया भाई, चैप्टर खत्म करते हैं ना, रैपिड रिवीजन है, वरना तुम कमेंट करोगे भैया 15 बोल के 20 लगा देते हो। ठीक है? तो चल भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले समझते हैं भैया क्या होती है मार्केट। देख, कभी ना कभी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई, मामा, मामी, किसी के साथ मार्केट गया होगा ना तू। तो जब तू मार्केट जाता है तो वहां पे क्या देखता है भाई? एक लाइन से बहुत सारी दुकानें लगी पड़ी हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, बोले तो बहुत सारे सेलर हैं, और बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ में ऐसे पैदल चल रहे हैं। वो सारे क्या हैं? बायर हैं, खरीदार हैं, जो कुछ ना कुछ खरीदने गए। तो एक मार्केट के अंदर एक बेचने वाला होता है जिसे हम सेलर बोलते हैं, खरीदने वाला जिसे हम क्या बोलते हैं? बायर बोलते हैं। ये तो ही नॉर्मल मार्केट जहां पर तुम जाते रहते हो। अब जो तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, हर जगह से, ये क्या है भैया? ये भी तो मार्केट है। वहां पर भी बहुत सारे लोग अपना सामान बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना सामान खरीद रहे हैं। ये जो तुम स्विगी से, जेप्टो से बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देते हो, वो क्या है? वो भी तो मार्केट है। वहां पर भी बहुत सारे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले अपना सामान बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां से चीजें खरीद रहे हैं। अब अगर तुम मार्केट में गए हो तो मार्केट के अंदर भैया कभी तो प्राइस बढ़ता रहता है, कभी तो घटता रहता है, कभी एकदम से पीछे से कोई आवाज लगा रहा है 10 का दो, 10 का दो, और जैसे तुम गए 5 के दो, 5 के दो। तो मार्केट का प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? चलो जरा समझते हैं। तो मार्केट का प्राइस दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अब क्या होता है डिमांड, क्या होती है सप्लाई, कैसे डिपेंड करता है इस पे प्राइस? चलो फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? डिमांड के बारे में। देख भाई, डिमांड को आसान भाषा में समझ। डिमांड सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है। एक है विलिनेस, विलिनेस बोले तो इच्छा, कि कितने लोग हैं किनके अंदर वो इच्छा है उस चीज को खरीदने की। दूसरी चीज है परचेजिंग पावर। परचेसिंग पावर क्या होता है? एबिलिटी उस चीज को खरीदने की, यानी कितनों के पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा है। ठीक है? तो आसान भाषा में समझ, डिमांड बोले तो कि कौन उस सामान को खरीदना चाहता है और कौन उस चीज को खरीद सकता है। इन दोनों चीजें मिलकर बनती है क्या? डिमांड। एक एग्जांपल से समझ। अब एक BMW जो गाड़ी वाले हैं, इन्हें अपना एक शोरूम खरीदना है। अब ये जगह ढूंढ रहे कि कहां पर हम अपना शोरूम लगाएं। अब इन्हें पता चला कि एक इलाका है जहां पर बहुत सारे लोगों को BMW पसंद है, बहुत सारे लोग BMW खरीदना चाहते हैं, दिन रात उसकी वीडियो देखते रहते हैं, उन्हें इतनी पसंद है यह गाड़ी। तो क्या वहां पे जाके अपना शोरूम खोल देंगे? नहीं। उन्हें पता चला यहां पे सब लोग खरीदना तो चाहते हैं पर पैसा तो है ही नहीं किसी के पास, किसी के पास परचेसिंग पावर तो है ही नहीं। तो क्या वहां पर कोई खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, यानी वहां पर डिमांड नहीं है, तो शोरूम वहां नहीं खुलेगा। तो अब वो देखेगा दूसरी जगह, शहर के इलाके में जहां लोगों पे पास पैसा है, जहां पे लोग खरीदना भी चाहते हैं और उनके पास पैसा भी है, वो खरीद भी सकते हैं। तो अब उन्हें पता है यहां पर है डिमांड, यहां पर वो खोलेंगे अपना शोरूम। तो डिमांड सिर्फ हमारी इच्छाओं से तय नहीं होती कि कौन खरीदना चाहता है और कौन खरीद सकता है, दोनों चीजों को मिला दें तब बनती है डिमांड। थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसलिए बताया, वरना बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में जो जो खरीदना चाहता है वही डिमांड है। ऐसा नहीं है। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। भैया दो चीजें हैं लॉ ऑफ डिमांड में। सबसे पहला क्या है? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर? अब देख, अगर तुम कभी मम्मी पापा के साथ, मम्मी के साथ खास करके मार्केट में सब्जी वब्जी लेने गए हो, अगर मम्मी को पता चल जाए ना किसी चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है, अगर आज वो प्याज खरीदने गई थी और उन्हें पता चल जाए प्याज का दाम तो दुगना हो गया, अब मम्मी ना
प्याज 5 किलो लेने गई थी पर अब 1 किलो लेके आएंगी। तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा होगा मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कोई चीज सस्ती हो जाए, तो मम्मी गई थी 1 किलो आम लेने और पता चला कि भैया आम का रेट तो 150 से सीधा सीधा 50 रुपए हो गया। अब मम्मी 1 किलो की जगह 3 किलो 4 किलो आम उठा के लाएंगी। तो जब मार्केट में प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, कि प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, कि भैया डिमांड का क्या फर्क पड़ता है प्राइस के ऊपर। अब देख, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, मान लो मार्केट में आज सिर्फ एक ही दुकान लगी है आम की, सिर्फ उसी के पास आम है और आज ना सबको आम खाना है, तो दुकानदार को पता है कि आज पूरी मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही आम है और सबको आम खाना है, यानी डिमांड ज्यादा है, तब दुकानदार क्या करेगा, अपने आम का दाम बढ़ा देगा। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। दूसरा, जब डिमांड कम होगी तो अब मान ले दुकानदार, आज सारे दुकानदार एक तरफ से आम ही आम लगा के बैठ गए और खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तब दुकानदार को पता है डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो वो आम सड़ाएगा थोड़ी, वो प्राइस कम कर देगा, सस्ता करके बेच दे देगा। तो जब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ा क्या, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि किसी एक इंसान की जो डिमांड होती है। अब मतलब डिमांड का मतलब समझ, जैसे कि तेरी डिमांड क्या होगी, भाई तू चाहता है कैंटीन से समोसा खाना और अगर तेरे पास खरीद सकता है तो तेरे पास पैसे हैं, तो अब वो तेरी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। तो एक अकेले इंसान की जो डिमांड होती है वही क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड। चलो अब पढ़ते हैं किसके बारे में, डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो जो अभी हमने पढ़ा ना, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, उसी चीज को अगर हमें टेबल के फॉर्म में लिख दें तो वही क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल। चल देख देख समझते हैं थोड़ा सा। यार आज जवान ना बहुत लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्यों। जब प्राइस था 150 रुपए, अब प्राइस अगर 150 रुपए होगा, महंगा हो तो मम्मी खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे ना। तो जब प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी, डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। और जब प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ी सी डिमांड बढ़ा दी गई। और जब प्राइस बिल्कुल कम हो गया तो डिमांड एकदम से बढ़ा दी गई। तो वही जो चीज ऊपर पड़ी थी उसी को एक टेबल के फॉर्म में दिखा दिया, वही कहलाता है डिमांड शेड्यूल। अब अगर इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में दिखा दूं तो वही क्या कहलाता है भैया, डिमांड कर्व। अब मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या रखा, डिमांड, बोले तो क्वांटिटी। अब देख, जब प्राइस बहुत ज्यादा था तो डिमांड बहुत कम थी, सिर्फ 1 किलो खरीदा। जैसे जैसे प्राइस घटा, प्राइस हो गया 100 तो डिमांड बढ़ा दी गई 2 किलो। जैसे जैसे प्राइस घटता गया, प्राइस हो गया 50, डिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई। तो वही चीजें जो बताया है, जब टेबल के फॉर्म में रखा तो डिमांड शेड्यूल, जब ग्राफ के फॉर्म में रखा तो डिमांड कर्व। चल अब समझते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। अभी यार मैंने स्लाइड नहीं देखी, अगला क्या है, मार्केट डिमांड। पहले मार्केट डिमांड को समझते हैं, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अगली उसमें, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होता है, एक मार्केट के अंदर जितने लोग आए हुए हैं सबकी डिमांड्स को, सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर मिला दिया जाए तो उसी से मिल करके बनती है क्या, मार्केट डिमांड। और ऐसे ही जैसे तुमने अभी पढ़ा था ना डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में, ऐसे ही बनता है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था भाई, यहां पर था प्राइस, यहां पर क्या था, डिमांड यानी क्वांटिटी, वही फंडा है। प्राइस ज्यादा होगा, क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा होगा तो भैया डिमांड कम होगी। प्राइस जैसे जैसे गिरता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ नहीं है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था ना, वो बस डिमांड कर्व था, ये मार्केट डिमांड कर्व, दोनों चीजें क्या है, सेम ही हैं, ठीक है। अब आगे, हाँ अब आ गई वो चीजें, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, कि वो और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देख भाई ये क्या है, अगर मान ले मार्केट में कॉफी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अब सारे लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना छोड़ देंगे, लेकिन कुछ तो पिएंगे। अब कॉफी नहीं पिएंगे तो भैया चाय पिएंगे। तो जैसे ही कॉफी का दाम बढ़ा, लोगों ने क्या पीना शुरू कर दिया, चाय पीनी शुरू कर दी, चाय की डिमांड एकदम से बढ़ गई। समझ आया। तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा है इनकम। अब भैया जितना लोगों के पास पैसा होगा उतना ही तो खरीद पाएंगे। जहां इनकम ज्यादा होगी वहां पर डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वहां परचेसिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब भाई तुम किसी सेक्टर वाले इलाके में रहते हो जहां पर सारे हेल्दी लोग रहते हैं, जिम विम जाते हैं, हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान देते हैं, तो क्या वहां पे कोई बर्गर खाएगा, बर्गर की डिमांड होगी नहीं। वहां पे लोग हेल्दी चीजें खाना ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, वहां पर ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अब तुम रहते हो
बस सोसाइटी का कोई फर्क नहीं पड़ता हर जगह। लेकिन मान लो जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों को तो चटपटा खाना पसंद होता है। अब तुम स्कूल में रहते हो, कैंटीन में गए हो, तो कैंटीन में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी? बर्गर की, चाउमीन की, चाट है, ऐसी चीज़ें जो बच्चों को क्या होती है, पसंद होती हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिसाइड करते हैं किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, किस चीज़ की डिमांड कम होगी। पॉपुलेशन, अब भैया जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर डिमांड तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी, लोग खरीदेंगे तो है ही, अपनी जरूरत पूरी करेंगे ही। अगला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? अब देखो, मान लो भाई तुम पहली बार गए, तुमने कहीं पे केक या पेस्ट्री टाइप की खाई। अब तुमने पहली बार खाई, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, फिर तुम दूसरे दिन भी वही खाने गए, तीसरे दिन भी वही खाने गए, लेकिन रोज रोज जब खाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा उससे ऊब जाओगे, उसका टेस्ट तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसी चीज की बात करी गई है। लोग किसी को खाते हैं फिर एकदम से क्या होता है, उससे ऊब जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। अगला है सीजनलिटी, कि सीजन के हिसाब से लोगों की डिमांड चेंज होती है। जैसे कि अभी सर्दी का टाइम आएगा तो हीटर की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी का टाइम आएगा तो भैया एसी की, पंखों की, कूलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सीजन के हिसाब से डिमांड चेंज होती रहती है, डिमांड बढ़ती है और घटती रहती है। अगला है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर लोगों को पता चल जाए कि फ्यूचर में भैया सोना महंगा होने वाला है, तो मम्मियां क्या करेंगी, पापा लोग को बोल बोल के बहुत सारा गोल्ड खरीद लेंगी, है ना। जैसे अपने यहाँ लोगों को पता चल जाए कि कल पेट्रोल का दाम 5 रुपए बढ़ने वाला है, लोग रात को ही जाकर के पेट्रोल अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा लेंगे। तो अगर किसी को पता चल जाए कि दाम बढ़ने वाला है, तो उससे पहले से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग उसे खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अदर वो कौन कौन सी चीजें हैं प्राइस के अलावा जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं भैया किसकी, सप्लाई की। सप्लाई बोले तो सप्लाई करता कौन है भैया मार्केट में? सप्लाई करता है दुकानदार, बोले तो सेलर। तो चल समझते हैं स्टोरी किसकी, सेलर की। तो पढ़ते हैं किसके बारे में, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर। अब मान ले भाई तू एक किसान है, ठीक है, तूने बड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाई है, अब तुझे फसल बेचनी है, तो तू अपनी फसल कब बेचेगा, कब करेगा मार्केट में सप्लाई? जब प्राइस ज्यादा होगा तब, या जब प्राइस कम होगा तब? अरे जाहिर सी बात है, जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, तो तू ज्यादा सप्लाई तब करेगा जब मार्केट का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब प्राइस ज्यादा होगा तो बाबू भैया सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब मार्केट का प्राइस कम होगा, किसान को पता चल गया अभी तो प्याज के दाम मिलेंगे ही नहीं, लेकिन उसे खर्चा भी तो चलाना है, तो थोड़ा बहुत प्याज बेचेगा, बाकी सारा रख लेगा अपने पास कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज कि भैया सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे, अब समझ, अगर मार्केट में सारे दुकानदार, आज तू गया सब्जी मंडी में, सारे दुकानदार एक तरफ सबके सब आम की रेडी लगा के बैठ गए, सब आम ही लेके आए हैं। अब हर बंदा एक दूसरे को, अरे ये भी आम, ये भी आम, ये भी आम। अब जब सारे ही आम की रेडी लगा के आए हैं तो क्या होगा, कस्टमर बढ़ जाएंगे। अब लोगों को पता है अगर मैं 100 रुपए किलो बेचूंगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इसके चक्कर में कि मेरा माल पहले बिक जाए, लोग प्राइस क्या करेंगे, गिरा देंगे। तो जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो भैया प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है जब सप्लाई घट जाएगी, आज पूरी मार्केट में कोई आम लेके आया ही नहीं, सिर्फ एक बंदा आया, इतनी कम सप्लाई है। अब उसे पता आज तो मैं अकेला आया हूं, आज तो मन चाहा दाम लूंगा। तो जब सप्लाई कम होगी तो अपना प्राइस क्या करेगा, बढ़ा देगा। सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेम वही चीज, इसी चीज को इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, कि प्राइस का क्या इफेक्ट हुआ सप्लाई का, अगर उसे एक टेबल के फॉर्म में दिखाऊं तो वही क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। चल समझ लेते हैं कि भैया जब देख यहां पर यह है प्राइस, जब प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी, जब प्राइस बढ़ता गया तो सप्लाई बढ़ती गई। अगर इसी चीज को मैं यहां पे ग्राफ के फॉर्म में देखूं तो यही क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व। देख, जब प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी, जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो जैसे तूने डिमांड पढ़ा था ना, डिमांड का बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहां पे। ठीक है, कंपेयर कर लिया दोनों चीजों को। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी, क्या, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार हैं जो मिल करके मार्केट के अंदर पूरा सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं सारे सामानों की, वही क्या कहलाता है, मार्केट सप्लाई। तो ऐसे ही होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक, कुछ नहीं है, टेबल के फॉर्म में रखा है। जब भैया प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम वही काम यहां पर भी है। अब समझ लो यार, टाइम की वेस्ट करना, रैपिड रिवीजन है ना। आगे अब फिर से चलते हैं कहानी आगे कि और वो कौन कौन सी चीजें हैं प्राइस के अलावा जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला तो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे कि अभी तुम गेहूं का आटा खाते हो, अगर गेहूं का दाम एकदम से बढ़ जाए तो अब मार्केट वालों को पता है यार गेहूं का दाम बढ़ गया, लोग अब गेहूं का आटा तो नहीं खाएंगे, कुछ तो खाएंगे ना। तो मार्केट में अचानक से चने की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीज है उसका दाम बढ़ चुका है।
अब गेहूं का दाम बहुत बढ़ गया तो लोग गेहूं खरीद छोड़ करके चना खाएंगे, तो मार्केट में चने की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही तो था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर उससे रिलेटेड चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरी चीजों का प्राइस और सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। नंबर ऑफ सेलर्स, भाई देखो अगर 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 मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं तो क्या होगा, मार्केट में अगर बहुत सारे सेलर्स हैं तो जिसकी वजह से मार्केट की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर भाई मार्केट में इतने सारे लोग आम लेके आ रहे हैं तो लेके कहां से, कहीं ना कहीं खरीद से आएंगे ना, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो समझ 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 मुझे पता है थोड़ा सा मैंने लाइन कंफ्यूजिंग कर दी यहाँ पर। अब ऐसा समझो अगर पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार जो आम की रेडी लगाता है तो अभी तो सप्लाई कम है, लेकिन अगर 10 दुकानदार हैं तो अब तो 10 लोग आम की रेडी लगाएंगे ना, तो अब तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। तो वही चीज कहा है कि मार्केट में कितने सेलर्स हैं उससे डिपेंड करता है वहां पर सप्लाई कितनी होगी। अगर ज्यादा बेचने वाले हैं तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजी, अब समझो अगर किसान पहले जमाने की तरह से खेती करेगा तो फसल कम होगी, फसल कम होगी तो मार्केट में बिकेगी कम तो सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो ट्रैक्टर आ जाए, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हो जाएं, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो चीजें पैदा ज्यादा होंगी और मार्केट में आकर उनकी सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला भैया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर दुकानदार को पता चल जाए कि भैया फ्यूचर में चीजों का दाम बढ़ने वाला है तो क्या वो आज अपना माल बेचेगा। अगर किसान को पता चल जाए कि 15 दिन बाद उसकी फसल का दाम बढ़ने वाला है तो क्या वो आज अपना सामान बेचेगा, नहीं, अब वो अपने माल को रोक देगा। तो अगर पता चल जाए कि फ्यूचर में चीजें ज्यादा होने वाली है तो सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। तो ये वो चीजें थी जो प्राइस के अलावा जो चीजें थी सप्लाई को क्या करती थी, अफेक्ट करती थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर तुमने पढ़ लिया डिमांड, अगर तुमने पढ़ लिया सप्लाई, तब 3 चीजें हैं जिन्हें तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहला क्या है, स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी बोले तो कमी, मार्केट में कमी कब आती है किसी चीज की, जब उसकी सप्लाई हो जाए कम और डिमांड बहुत ज्यादा। मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा आया था जिसने आम की रेडी लगाई थी तो सप्लाई बड़ी कम थी, खरीदने वाला हर बंदा था, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो भाई उसकी कमी ही तो आएगी ना। तो स्कैर्सिटी का मतलब क्या है, जब डिमांड बहुत ज्यादा, खरीदने वाले बहुत ज्यादा और सप्लाई क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, अगला है सरप्लस। सरप्लस मतलब जब बहुत ज्यादा हो जाए कि आज बेचने वाले बहुत आ गए, खरीदने वाला कोई है ही नहीं। तो जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत कम हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, सेम सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चल भाई अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीजों को वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ। अब अगर तुम मम्मी लोगों के साथ कभी मार्केट गए हो तो मम्मी लोगों को बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से आता है। अब मान लो मम्मी लोग गए किसी दुकान पर चावल लेना था, दुकानदार ने बोला मैडम चावल है 150 रुपए किलो। मम्मी बोलेंगे अरे क्या भैया इतना महंगा चावल लगा रहे हो, आपके रेगुलर कस्टमर हैं, थोड़ा कम करो, चलो 75 रुपए किलो दे दो चावल, 50 रुपए किलो दे दो चावल, ऐसे बोलेंगे ना। अब दुकानदार बोलेगा अरे मैडम इतने की तो खरीद ही नहीं है, तो फिर दुकानदार बोलेगा चलो 125 में, फिर मम्मी बोलेंगे चलो ना आपका ना मेरा 100 में लगा दो, तो 100 पर क्या है, चावल बिक जाएगा। तो वो प्राइस जहां पर आकर के लोग दोनों कस्टमर और सेलर दोनों राजी हो जाए, मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आगे। ये ग्राफ भाई पेपर में आता है, इसे अच्छे समझते हैं। अभी मैंने तुम्हें डिमांड का कर्व बताया, डिमांड कर्व बताया, सप्लाई कर्व बताया, ठीक है। अब तीनों चीजों को अगर एक साथ पढ़ें तो क्या होता है, देख ये जो हरी वाली लाइन है ना, ये है किसके लिए, सप्लाई के लिए, और जो नीली वाली लाइन है ना, ये किसके लिए, डिमांड के लिए। अब देख सप्लाई में तूने क्या पढ़ा था भाई, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। देख प्राइस अभी कम है तो सप्लाई कम है। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वहीं डिमांड के लिए तूने क्या पढ़ा था, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो ये जो नीली वाली लाइन है किसके लिए, डिमांड के लिए, ये वाली जो लाइन है किसके लिए, सप्लाई के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर के डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाए, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, वही पॉइंट क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। और यहां पर वो पॉइंट, वो मार्केट इक्विलिब्रियम जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए, उस जिस प्राइस पर अब सामान बिकेगा उस प्राइस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस प्राइस पर कितना माल दिया जाएगा, क्या क्वांटिटी दी जाएगी, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोलो तीनों चीजें क्लियर है ना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, वाला ग्राफ से अच्छे से समझ के चलना। अब बात करते हैं आगे की तरफ। डायनेमिक मार्केट क्या होता है भैया, देख डायनेमिक मार्केट क्या होता है, जैसे कि तुमने होटल्स का देखा हो, मान लो किसी शहर में आईपीएल मैच होने वाला है, ठीक है, तो वहां के जितने भी होटल हैं वो अपना दाम एकदम से बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है आज बहुत सारे लोग आएंगे होटल में रुकने के लिए। तो यही होता है डायनेमिक मार्केट, जहां का दाम कभी बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो यही क्या कहलाता है, डायनेमिक मार्केट। सब्जी मंडी का भी वही हाल है, कभी कम प्राइस ज्यादा, कभी प्राइस कम। अच्छा ये सब करते क्यों हैं, कभी प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी प्राइस घटा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सबको कमाना है पैसा। पैसा बोले तो रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू वर्ड कभी परेशान नहीं होना, उसका मतलब एक ही है, पैसा कमाना है सबको, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, कि भैया मार्केट के अंदर
गवर्नमेंट का क्या रोल है? क्या गवर्नमेंट कुछ करती है, ऐसे खाली बैठी रहती है? नहीं भैया, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है मार्केट के अंदर। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो मैं, आप, हम लोग, ग्राहक लोग जो दुकानदार से जाकर सामान लेते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। वरना दुकानदार का क्या है, अपने फायदे के लिए कस्टमर को मार देगा। वो इतना जहर, अभी जैसे तुमने सुना मार्केट में नकली पनीर आ रही है, तो यहाँ दुकानदार क्या कर रहा है? अपने मुनाफे के लिए कस्टमर को मार रहे हैं। तो ऐसे में सरकार आती है, सरकार के ऑफिसर्स आते हैं जो जगह जगह जांच करते रहते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को ऐसे गलत चीजें ना दी जाएं। अगला है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। अब जो कंपनियों में वर्कर्स काम करते हैं ना, कंपनी के मालिकों का बस चले तो फ्री में इनसे काम करा, इन्हें पैसा भी ना तक दो कोड़े और मारे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार बीच में आती है, मिनिमम वेजेस का रूल लेके आती है कि भाई हर वर्कर को मिनिमम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए और बस वो इतने घंटे काम करेगा, हफ्ते में उसे इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो सरकार इस तरीके से वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। टू इंश्योर अ फेयर मार्केट फॉर प्रोड्यूसर। अब देखो मार्केट में बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी होते हैं। तो अब अगर सरकार ना आए बीच में, तो जो बड़े वाले हैं ये तो अपने गुंडे भेज को छोटे वालों को हटा देंगे मार्केट से, और ये तो गलत होगा ना फिर। तो इसलिए सरकार बीच में आती है और सबके लिए इक्वल रूल्स लगती है कि भाई बड़े वाले भी रहेंगे, छोटे वाले भी रहेंगे, ठीक है, ताकि सब आसानी से अपना मार्केट में रह सके, अपनी दुकानदारी कर सके, दुकान चला सके। टू इंश्योर एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई ऐसी चीजें हैं जो बहुत एसेंशियल, जैसे रोटी, चावल, कपड़ा, ये सारी चीजें ना, तो सरकार ये इंश्योर करती है कि ये चीजें तो मार्केट में सबको अवेलेबल होनी ही होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दुकानदार जो है सिर्फ अमीरों को बेच रहा है, अच्छे लोगों को, जो पैसे वाले उन्हें बेच रहा है, गरीबों को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो सरकार ये इंश्योर करती है कि एसेंशियल चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए। तीसरा, अगला पॉइंट, टू मेंटेन फेयरनेस एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द मार्केट। सरकार इसलिए बीच में आती है ताकि जो मार्केट के अंदर का कंपटीशन है ना, वो फेयर रहे, ईमानदारी से हो, इनइक्वालिटी ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो कि जो बड़े दुकानदार हैं वो अपना फायदा उठा रहे हैं, छोटा वाला कुछ कर ही नहीं पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों के लिए गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बीच में आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं किसके लिए? रेगुलेशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस। गवर्नमेंट क्या करती है? अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकती है। और कैसे रोकती है, चलो वो समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस सेलिंग। सेलिंग क्या होता है? अब देख, जैसे अपने घरों में होता है ना, सीलिंग फैन लगे होते हैं और रूफ हम वो करवा देते हैं, ठीक है, तो सेलिंग मतलब टॉप टॉप टॉप, छत का ऊपर का प्राइस, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? चीजों के ऊपर एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, जिसे हम बोलते हैं एमआरपी। तुमने हर सामान पे देखा ना, एमआरपी लिखा होता है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि अब आप इस सामान को इससे ज्यादा रेट पर तो बेच ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि दुकानदार जनता को पागल बना के उससे ज्यादा पैसे ना ले ले, उसी पे एमआरपी लिख देती है कि भैया इससे ज्यादा दाम पे आप इसे बेच नहीं सकते हो। अगला है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस। तुमने एमएसपी के बारे में सुना होगा। ये काम सरकार किसानों के लिए करती है कि अब भाई किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है, अगर उसकी फसल को उसे सही दाम ना मिले तो इसके लिए सरकार क्या करती है? मिनिमम प्राइस तय करती है कि भैया मिनिमम इतने प्राइस में तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं खरीदने देंगे, वरना किसान बेचारा मर जाएगा अपना, ठीक है। तो सरकार क्या, गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस फ्लोरिंग करती है। मोनोपोली। सरकार इस चीज का ध्यान देती है कि मार्केट में एक ही दुकानदार ना बचे। अगर एक ही आदमी बचेगा तो वो तो अपनी मनमर्जी चलाएगा, वो तो मनचाहा रेट लेगा, कस्टमर की इज्जत भी नहीं करेगा। तो मोनोपोली मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक ही आदमी बचे। तो सरकार कोशिश करती है कि मोनोपोली ना होने पाए, कम से कम बहुत, जितने ज्यादा दुकानदार होंगे जनता को उतने ऑप्शन मिलेंगे, उतना ज्यादा अच्छी चीजें मार्केट में मिलेंगी और सस्ते दाम पर मिलेंगी। अगला, गवर्नमेंट और क्या करती है भैया? गवर्नमेंट करती है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को रोकती है। होर्डिंग क्या होता है समझ, जैसे मान ले दुकानदारों को पता चल जाए कि फ्यूचर में किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, अब वो क्या करेंगे? उस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब अभी ईरान की लड़ाई चल रही थी वहां पर, तो लोगों को पता चला पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। लोगों ने क्या करा भाई? ट्रैक्टर में टंकियां ले लेकर के आ रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये होर्डिंग ही तो है। आपको पता चला कि प्राइस बढ़ने वाला है, आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसे खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है। अब इसी चीज को आगे आपने अभी खरीद लिया, स्टोर कर लिया, और बाद में जब आप उसी को महंगे दामों पर बेचना शुरू करो तो वही चीज क्या कहलाती है? ब्लैक मार्केटिंग। ऐसा कुछ केस अगर तुमने कोविड का वो दौर देखा हो, कोरोना वाला, तो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो भयंकर लाइन, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ यार, अभी अभी रिसेंट में एलपीजी सिलेंडर के दाम देखा था कैसे बढ़े थे, ब्लैक में कितने महंगे महंगे मिल रहे थे सिलेंडर। तो वही चीज होती है ब्लैक मार्केटिंग, कि किसी चीज को उसके ओरिजिनल प्राइस से बहुत ज्यादा दाम पर बेचना, वो भी सरकार से छुपा करके बेचना, क्या कहलाता है? ब्लैक मार्केटिंग। तो सरकार इन चीजों को भी रोकती है कि ऐसा कुछ ना होने पाए। अगला है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं भैया? गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई सामान जिसे तुम टच कर सकते हो, जैसे कुर्सी, कपड़ा, ये सब सामान ही है, ठीक है, ठीक है, जैसे टी शर्ट हो गई, ठीक है। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं?
वो सारी चीजें जो आम जनता के लिए बनाई गई है, जिसे भारत में जन्मा हर आदमी, हर एक नागरिक, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सबका अधिकार है, वही क्या कहलाता है, पब्लिक गुड्स। जैसे कि ये सड़कें कोई भी चल सकता है, अपन कहते हैं ना किसी के बाप की रोड थोड़ी ना है, सबकी है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबके हैं, गवर्नमेंट स्कूल सबके हैं, सड़कों पर लगी है लाइटें सबकी हैं, तो वो हर एक चीज जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या कहलाता है, पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब मार्केट में गवर्नमेंट का आ जाना अच्छा लगा अभी तक, यार गवर्नमेंट आती है तो कितना फायदा होता है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी, चलो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है प्राइस डिस्टोर्शन। इसमें देखो क्या होता है, अब गवर्नमेंट आती है, प्राइस को बोलती है सेट कर देती है, इससे ज्यादा दाम पे नहीं बेचोगे। अब इससे क्या होता है कि जो दुकानदार है, जो प्रोडक्शन करने वाला, उसे घाटा होता है, यार वो तो फायदा ही नहीं कमा पा रहा, इतनी मेहनत से इंडस्ट्री लगाई, इतना कुछ करा, वो पैसे ज्यादा कमा ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो कुछ घाटे भी हो जाते हैं। अगला है कॉम्प्लियंसेस बर्डन। अब होता यह है कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए पहले इतनी सारी फाइलें बनानी पड़ती हैं, जगह जगह जाकर सबमिट करनी पड़ती है, परमिशन लेने पड़ती है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है, इंसान बिजनेस करने से पहले इन चीजों में जाके फंस जाता है, लाइसेंस लेना पड़ जाता है दुनिया भर का। अगला है डिस्करेज एंड इन्वेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब गवर्नमेंट बीच में आ जाती है ना, तो अपने यहाँ यही तो दिक्कत है, इन्वेंशन नहीं होती, नई नई चीजें डिस्कवर नहीं हो पाती हैं, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें चलती रह जाती हैं। अब आगे आगे खत्म, बस इतना ही। ओ बेटे ये बढ़िया था यार, बड़ी जल्दी खत्म हो गया चैप्टर, मुझे पता नहीं यार कितना टाइम लगा, बट अच्छा लगा, जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अभी ना ये लेक्चर जाएगा, इसके बाद मैं शायद अभी तुरंत डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। देखो भाई मेरी ना पिछले एक हफ्ते से हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी, ठीक, इसलिए मैंने आज, और मेरे यहाँ आज बारिश हो रही थी भाई, फिर भी मैं भीग करके किसी तरीके से रेनकोट वगैरह पहन के स्टूडियो में आया हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आगे भी ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। मैंने देखो एसएसटी में क्या क्या प्लान कराए, सारे वन शॉट मैंने करा दिए, रैपिड करा दिए, और संडे को, इस संडे को एसएसटी, पूरी एसएसटी पार्ट 1 सिंगल वीडियो में कराऊंगा, 2.5 घंटे के अंदर पूरी एसएसटी पार्ट 1 खत्म करा दूंगा। इसे तुम्हें जो नाम देना है दे दो, महामैराथन, मैराथन, महायज्ञ, जो नाम देना चाहो दे दो, मैं वीडियो का थंबनेल में वो डाल दूंगा, ठीक है। तो संडे को आ रही है भाई वीडियो, पूरी एसएसटी पार्ट 1 एक बार में कंप्लीट, फिर ऐसे ही मैथ्स की भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। और डाउट्स के लिए मैंने बता दिया भाई, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, जो भी डाउट आए मैसेज कर, मैं हर एक बच्चों को रिप्लाई देता हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता मैंने बच्चों को रिप्लाई नहीं दिया है। अब आप लोग डिमांड करते हो भैया वीडियो में नाम ले लो, यार मैं कोशिश तो करता हूँ, आज भी अभी मुझे याद आया यार, बच्चों ने बोला था नाम लेने को, फिर भूल गया, कोई नहीं यार अगली वीडियो में लूंगा, पक्का लूंगा, ठीक है। मैं इसीलिए स्लाइड्स पे लिख के लाता हूँ, बट आज वो भी भूल गया, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर रिकॉर्ड करने आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। तो उस अगली वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है, चलो बाय।